भारत चीन संबंधों में एक और भी बहुपक्षीय संबंध देख लें, जिसका नाम है शंघाई सहयोग संगठन। तो शंघाई सहयोग संगठन का इस समय बड़ा महत्व है। शंघाई सहयोग संगठन, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई नाम से दिखता है, यानी चाइनीज प्रभाव, चीन का दुनिया में बढ़ता प्रभाव ही बात को प्रतीत होता है कि नाम लिखा गया शंघाई। वास्तविकता है कि शंघाई सहयोग संगठन की नींव रखी गई 1996 में, और ये 96 का वर्ष अपने आप में बड़े महत्व का वर्ष है। और 96 का महत्व इसलिए है कि 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक फंडामेंटल चेंज हुआ, एक बड़ा महत्व का चेंज हुआ, क्योंकि अमेरिका का पूरी दुनिया पर प्रभाव बढ़ा। साम्यवादी चीन के लिए चुनौती ज़्यादा उत्पन्न हुई। और आप देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद एक तरफ तो अमेरिका का प्रभाव बढ़ा, उदारवाद भूमंडलीकरण का विस्तार हुआ, दूसरी तरफ दुनिया में एक नई प्रवृत्ति आई कि निर्जातीय संघर्षों में समूचे विश्व में बड़ा फैलाव हुआ। अब निर्जातीय संघर्ष का मतलब है जाति, धर्म, भाषा, इन पहचानों के आधार पर होने वाले संघर्ष को निर्जातीय संघर्ष कहा गया। इसका मतलब है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य में व्यक्ति को नागरिक होने की अपेक्षा की जाती है, और निर्जातीय संघर्ष ये मानता है कि व्यक्ति की पहचान नागरिक के रूप में नहीं, उसकी पहचान स्वाभाविक रूप में जाति, धर्म, कबीला के समुदाय के रूप में है। इसलिए अब देखेंगे सोवियत संघ दुनिया का एक विशाल देश था, भौगोलिक रूप में विशाल था, लेकिन सोवियत संघ की विशालता सांस्कृतिक रूप में भी बड़ी विशिष्ट थी। सोवियत संघ में रूसी मूल के लोग थे। 5 जो मध्य एशियाई राज्य थे वो इस्लाम को मानते थे, लेकिन उनमें भी भाषाई अंतर विद्यमान थे। तजाक, उज्बेक, किर्गी, तो इनमें भाषाई मतभेद विद्यमान थे। उधर जॉर्जियाई, यूक्रेन, बेलारूस। तो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सोवियत समाजवाद ने एक बड़ी अच्छी पहचान, समाजवाद की खामियां भी हैं, और समाजवाद की सबसे खामी जो दिखी अर्थव्यवस्था के कुप्रबंध में और एक दल की तानाशाही में। लेकिन जब समाजवाद की अच्छाइयों पर आएंगे तब उसमें आपको दिखेगा समाजवाद ने पहली बार इन निर्जातीय पहचानों के बजाय, धार्मिक पहचानों के बजाय व्यक्ति की आर्थिक नागरिक पहचान को प्रभावी बनाने का प्रयास किया। इसीलिए समाजवाद के फेविकोल ने सोवियत संघ के इन विभिन्न निर्जातीय समूहों को आपस में जोड़ के रखा था। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, समाजवाद के प्रभाव ढीले होने के बाद, ये निर्जातीय पहचानें फिर से उभरी। इसलिए आप देखेंगे 1991 के बाद दुनिया में जात, धर्म के आधार पर संघर्ष बढ़ गए और निर्जातीय मान्यताएं हावी हुई। ये समाजवाद के विघटित होने का दुष्परिणाम था। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर सोवियत संघ का विघटन हुआ तो चाइना के लिए प्रॉब्लम। चाइना के लिए प्रॉब्लम इसलिए कि अमेरिका का ध्यान चाइना पे ज़्यादा आ गया, कि अमेरिका चाहता था अब चीन को सीमित किया जाए, चीन के विस्तार को रोका जाए। और आप जानते हैं सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो ये 5 मध्य एशियाई देश आज़ाद हो गए। 5 मध्य एशियाई देश स्वतंत्र हुए, और 5 मध्य एशियाई देशों में भौगोलिक रूप में जो सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान,
तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान, हमने 4 राज्यों का नाम इसलिए लिखा कि मध्य एशिया में कुल देश है 5, लेकिन एससीओ में शामिल होने वाले देश हैं 4। तो मध्य एशिया में 5वें देश में आप तुर्कमेनिस्तान का नाम लिखेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि तुर्कमेनिस्तान एससीओ में शामिल नहीं है। तो 5वां देश होगा तुर्कमेनिस्तान। जो एससीओ का पार्ट नहीं है। बाकी चारों देश एससीओ में शामिल है। अभी जरा देखिए, मध्य एशियाई देश जब सोवियत संघ से अलग हो गए तो हमने पहले आपको बता दिया कि सोवियत और समाजवाद का एक दुष्परिणाम था एक दलीय शासन, तानाशाही शासन। इन देशों में भी तानाशाही शासन की प्रवृत्ति आगे बढ़ गई, पहली समस्या। और आज तक माना जाता है किर्गिस्तान मध्य एशिया का ऐसा देश है जहां थोड़ा लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां आगे बढ़ी, लोकतांत्रिक चुनाव कराए गए। अन्यथा तो सारे मध्य एशियाई देशों में आज भी एक ही दल की तानाशाही चल रही है। और वो प्रवृत्ति आप रूस में भी देखेंगे, पुतिन किस कदर शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। 2000 के बाद से पुतिन मेदवेदेव दोनों ने मिलकर शासन चला रखा है 20 साल तक। चाइना में आप देखेंगे जीवन भर शी जिनपिंग आजीवन ही राष्ट्रपति है। तो इन जो देशों में जो तानाशाही की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, अमेरिका अपना यहाँ पे थोड़ा दखल बढ़ाने लगा। और अमेरिका पे याद रखें, जहाँ जाएगा वहाँ अर्थव्यवस्था की सहायता देगा ही, लेकिन अमेरिका एक विचार भी लाता है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश जिस विचार को आगे बढ़ाते हैं वह है लोकतंत्र, मानवाधिकार, उदारवाद। और रोचक मामला ये है कि मध्य एशियाई देश अपनी जीवन शैली में इनकी सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक कट्टरता नहीं थी या नहीं है। इसलिए आपको याद दिला दें, कभी भी हम आतंकवाद और धर्म को आपस में नहीं जोड़ते। वास्तविकता है कि ये 5 मध्य एशियाई देशों में इस्लामी आबादी बहुमत में है। फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे आतंकवाद की समस्या सामान्यतः नहीं रही है। ये तो अभी थोड़ा कुछ समूहों ने यहाँ भी अपने पैठ बनाने का प्रयास किया है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। खासतौर पर अलकायदा, ISIS जो आतंकवाद के वैश्विक संगठन है, वो यहाँ भी अपने पैठ बनाने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन चूंकि समाजवाद के भाग रहे हैं, इस सोवियत संघ के पहले भाग थे 91 के पहले, 1917 से 91 के बीच तक, इसलिए इनकी जीवन शैली में उदारवादी प्रवृत्तियां ज़्यादा दिखती हैं। आधुनिक जीवन शैली ज़्यादा दिखती है। आधुनिक जीवन शैली का मतलब है जहाँ रूढ़ियाँ, धर्म का महत्व, परंपराओं का प्रभाव कम हो। आधुनिक जीवन शैली का मतलब जहाँ तर्क, जहाँ भौतिकता, जहाँ विवेक, विज्ञान को महत्व ज़्यादा दिया जाए, वो आधुनिक जीवन शैली है। लेकिन जब ये आज़ाद हुए तानाशाही शासन के साथ, तब यहाँ निर्जातीय संघर्ष हुआ और अमेरिका चाहता था कि इन देशों में लोकतंत्र अपनाए। सोवियत संघ के भाग होने के बावजूद भी ये लैंडलॉक थे, तुलनात्मक रूप में ये पिछड़े थे। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पहले भी महत्वपूर्ण थे, आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सोवियत संघ के भाग के रूप में उनका इतना आर्थिक विकास नहीं हो पाया जो शायद होना चाहिए था। इसी वजह से आप देखेंगे मध्य एशियाई देशों की अपनी विशेषताएं हैं। भौगोलिक रूप में लैंडलॉक है पहला। दूसरा, मध्य एशियाई देश भौगोलिक रूप में अफगानिस्तान के पास है। अब जो अफगानिस्तान के पास होगा, हम अफगानिस्तान भी अलग से आएंगे। अफगानिस्तान तो आतंकवाद का केंद्र बन गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये आतंकवाद के केंद्र के रूप में विकसित हुए और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बिल्कुल टेरराइज कर दिया, टेररिज्म का हॉटबेड बना दिया, सेंटर बना दिया। इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की मूल पहचान ही धर्म आधारित आतंकवाद से चलती है। पाकिस्तान ने किस तरीके से धर्म का हथियार बनाकर, आतंकवाद का हथियार बनाकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों का पूरा किया। ये वो न केवल भारत के खिलाफ करता है, वो पाकिस्तान के भी खिलाफ करेगा और
जिन जिन देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध हैं, उन संबंधों का बड़ा वैचारिक आधार धार्मिक है, इस्लामी एकता। तो पाकिस्तान की अपनी अलग रणनीति है। इसलिए इन देशों में अगर अमेरिका का प्रभाव बढ़ा, लोकतंत्र लाने के लिए अमेरिका ने समर्थन किया, तो वो चीन के लिए ठीक नहीं था। बात ध्यान देने की, 96 का ईयर इंपॉर्टेंट है। तो वो घटना चीन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि चीन को लगा कि अगर अमेरिका का प्रभाव मध्य एशिया पर पड़ेगा, कि मध्य एशिया की भूभाग चीन से ही मिलता है, मध्य एशियाई देशों की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, चाइना से मिलती है, उसके बाद रसिया से तो मिलती ही है। तो अगर ये देश नए उभर कर आए, स्वतंत्र देश के रूप में आए, तो ये कुछ नई चुनौतियों, समस्याओं को लेकर आए। अब चीन को लगता था कि नहीं, चीन को लगता था कि इन देशों पर प्रभाव चीन का ही होना चाहिए। चीन को ऐसा लगता था कि अमेरिका इन क्षेत्रों पर प्रभाव क्यों स्थापित करे, यानी हमारे मोहल्ले में कोई दूसरा आए, किसी से दोस्ती करके चला जाए, तो हमारे मोहल्ले में रहने के क्या फायदे हैं। अब चाइना का मोहल्ला कौन है? सेंट्रल एशिया। अमेरिका तो पता चला कि वहां से 8,000 किलोमीटर दूर है। अब अमेरिका सेंट्रल एशिया में है, ये तो चीन के लिए आपत्तिजनक बात थी। और अमेरिका अगर आएगा तो निश्चित तौर पर नई विचारधारा, नए लोकतंत्र को लेकर आएगा। और चीन के बगल के ये देश अगर इस लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित होंगे, तो अल्टीमेटली खतरा चीन तक पहुंचेगा। तो चीन ने सोचा कि नहीं, अमेरिका के प्रभाव को कम करना है। और वैसे भी आप देखेंगे, चीन जैसे जैसे आर्थिक विकास की राह पर बढ़ा, चीन की भी पूरी ऊर्जा आवश्यकताएं पश्चिम एशिया पे डिपेंडेंट है। तो चीन को अगर मध्य एशिया से तेल और गैस मिल जाए, तो उससे अच्छा कोई विकल्प हो नहीं सकता। और मध्य एशियाई देशों को आर्थिक विकास के लिए बड़ी आर्थिक आवश्यकता थी, क्योंकि 91 में ये अलग राष्ट्र के रूप में तो उभर आए, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही डामाडोल थी। वास्तविकता ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई 91 तक आती आती। तो जब इनका मसीहा ही, रूस ही गड़बड़ा गया, तो ये किस खेत की मूली थे? इनका तो बेड़ा गर्क होना तय था। आर्थिक रूप में बड़े खतरे में थे। इसलिए चीन ने यहाँ पर इन देशों को बड़ी आर्थिक सहायता देनी शुरू की, आधारभूत संरचना का विकास करना शुरू किया, और इन देशों ने चीन के लिए तेल और ऊर्जा की आपूर्ति करनी शुरू कर दी। इसलिए ऐसा लगता है कि इनका चीन के साथ एक सामूहिक इंटरेस्ट बन गया। इसलिए एससीओ की नींव बनती है। अब सवाल है, चीन को यह पता था कम से कम 96 में, आज थोड़ी स्थिति बदल गई है। चीन ने क्या सोचा कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है, अब रूस ध्वस्त हो गया है, तो अब चीन ने रूस के साथ संबंध बना लिया। चीन को ऐसा लगता था कि रूस की भी तमाम शिकायतें हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि अब जानते हैं अमेरिका की नीतियां आधिपत्य से चलती हैं, अमेरिका प्रभावशाली रूप में आगे बढ़ता है। तो रूस ने सोचा कि क्यों न हम चीन के साथ, और चीन इसमें बहुत दिलचस्प रखता था, तो चीन ने सोचा कि रूस भी आ जाए तो मामला ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा। ध्यान देने की आवश्यकता है, 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसका उत्तराधिकारी रूस आया, और रूस आर्थिक रूप में ध्वस्त हो चुका था। आज भी रूस की अर्थव्यवस्था भारत से नीचे है एक जमाने में। और लेकिन सैनिक रूप में देखा जाए तो अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सैनिक और सामरिक ताकत आज भी रसिया है। इसलिए रसिया के महत्व को हम इनकार नहीं कर सकते। और रसिया के पास इतना बड़ा प्राकृतिक भूभाग है, और जनसंख्या लगभग 10 से 12 करोड़। दुनिया का भौगोलिक रूप में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी आज रसिया भौगोलिक रूप में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जिसके पास इतना बड़ा भूभाग रहेगा, वो कम से कम तेल ही मिल जाए, गैस ही मिल जाए, उसी को बेच बेच के पैसा कमा लेगा। इसलिए आप देखेंगे रसिया के लिए ये बड़ा एडवांटेज है। और हथियार बेच के तो बहुत पैसा कमाता है। अमेरिका के बाद आज भी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार रसिया के पास ही हैं। इसलिए चाइना ने सोचा अगर रूस को ले लिया जाए तो शायद अमेरिका के प्रभाव को कम करने में ये बड़ा ही मददगार साबित होगा। और आपको हम याद दिला दें, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हमने पहले ही बता दिया कि निर्जातीय संघर्ष तो पूरे क्षेत्र में व्याप्त थे। तो वो निर्जातीय संघर्ष से रूस भी प्रभावित हुआ। समाजवाद के बिखरने का जो सबसे नुकसान हुआ सोवियत संघ को, रूस को, अब जरा सोच के देखिए, रूस भी निर्जातीय संघर्ष में उलझा हुआ है।
रूस का अपना प्रांत चेचेनिया, चेचेनिया में, चूंकि पूरे रूस में रूसी भाषा के लोग बहुमत में हैं और इनका धर्म है ईसाईयत। ज़्यादातर लोग कैथोलिक है और कुछ प्रोटेस्टेंट हैं। तो रूस का धर्म तो है ईसाई, भाषा है रसियन। अब इनका झगड़ा चल रहा है चेचेनिया के लोगों के साथ। चेचेनिया रूस का एक प्रांत है और चेचेनिया में बहुमत में है मुस्लिम। तो चेचेनिया वासियों का, मुस्लिम्स का कहना है, चेचेनिया वासियों का कहना है कि भाई जैसे रूस के 15 टुकड़े हो गए, हम भी अलग जाना चाहते हैं। इसका मतलब रूस ने अंदर से भी निर्जातीय संघर्ष देखा, जो रूस के लिए एक नई घटना थी। 91 के पहले तो रूस चाहता था कि हम पूरी दुनिया पर नेतृत्व करेंगे, समाजवाद एक है। लेकिन अब आप देखिए कैसे समाजवाद के धागे टूटने शुरू हुए और चेचेनिया जैसे रूस के प्रांतों ने रूस को चैलेंज कर दिया। इतना ही नहीं, जो रूस से अलग हुए यूक्रेन, अब यूक्रेन में भी रूसी मूल के लोग बड़ी संख्या में थे, तो रसिया और यूक्रेन लोगों से झगड़ा शुरू हुआ। जॉर्जियाई, उधर से जॉर्जिया और रूसियों के बीच झगड़ा होना शुरू हुआ। तो ये एग्जाम्पल है 1990 के बाद निर्जातीय संघर्ष खूब उत्पन्न हुए। इसका मतलब है पूरे क्षेत्र में निर्जातीय संघर्ष उत्पन्न हुआ। चीन में तो तिब्बत, सिंकियांग पहले से ही समस्या है, और ये टिपिकल प्रॉब्लम है विकासशील देशों की। अब चूंकि विकासशील, भाई विकसित का मतलब है जहां औद्योगिक हैं, भौतिकता ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो देशों के विकसित होने के साथ साथ पुरानी निर्जातीय पहचानें कमजोर होती हैं। लेकिन जो विकासशील देश है उसमें निर्जातीय पहचानें बड़ी प्रभावशाली होती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इन देशों में साझी समस्याएं थी। चाइना का सिंकियांग, तिब्बत निर्जातीय संघर्ष, रसिया का चेचेनिया निर्जातीय संघर्ष, मध्य एशिया की अपने ही प्रॉब्लम थे, मध्य एशिया की अपनी समस्याएं थी। इसीलिए जब 96 में ये बना संगठन, तब उसमें कुछ ऐसा लग रहा था कि उद्देश्य साझे जैसे दिख रहे थे। और साझे उद्देश्य क्या थे? पृथकतावाद को हतोत्साहित करना, पृथकतावाद या अलगाववाद को हतोत्साहित करना, निर्जातीय संघर्षों को नियंत्रित करना और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना। इसके लिए एससीओ की नींव रखी गई। और एससीओ में, जैसा कि संघाई से नाम ही है, चीन नेता बना, उसके साथ रसिया आया। चीन नेता बना, उसके साथ रसिया आया, और 4 मध्य एशियाई देश आ गए। 4 मध्य एशियाई देश आ गए। लेकिन फिर आपका सवाल ये होगा कि तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं आया? आपको हम याद दिला दें, अब जो चाइना के द्वारा निर्मित संगठन एससीओ है, निश्चित तौर पर अगर चीन के द्वारा निर्मित है तो अमेरिका उससे खुश नहीं होगा, या अमेरिका कहीं न कहीं विरोध में भी होगा। इसलिए चीन का जैसे जैसे मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ा, अमेरिका को अंततः इस क्षेत्र से वापस जाना पड़ा। तो तुर्कमेनिस्तान ने सोचा कि भाई हम इस अमेरिका और चाइना के झगड़े में हम क्यों पड़े, हमारा दोनों देशों के साथ संबंध बेहतर होना चाहिए। आप याद रखिए, कुछ देश दुनिया में हैं जो तटस्थता की नीति अपनाते हैं। बात ध्यान रखने की है, गुट निरपेक्षता की नहीं, तटस्थता। और तटस्थता और गुट निरपेक्षता में फर्क है। तटस्थता का मतलब होता है कि दुनिया में ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जबकि गुट निरपेक्षता में अन्याय जो करता था उससे बैर लेने की बात की जाती थी। गुट निरपेक्षता में शोषण के खिलाफ हम आवाज उठाते थे, लेकिन तटस्थता की नीति में ऐसा नहीं होता। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, अब जैसे तटस्थता का मतलब है, ये मान लीजिए कोरोना है तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है, कोरोना नहीं है तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है, मोहल्ले में 2 लोग लड़ रहे हैं तो हमसे कोई मतलब नहीं है, मोहल्ले में किसी शादी हो रही तो हमसे मतलब नहीं। तटस्थता, तो ये तटस्थता की नीति है। स्विट्जरलैंड जैसे देश रखते हैं, नॉर्वे जैसे देश रखते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान ने भी तटस्थता की नीति अपनाई। इसीलिए उसने सोचा कि हम चीन के साथ भी संबंध बनाए, हम अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए। इसलिए तुर्कमेनिस्तान किसी संगठन का पार्ट नहीं बना, तो वो शामिल नहीं हुआ। इसलिए इसकी नींव रखी गई 6 देशों से, चाइना, रसिया प्लस 4 देश। अगर अब आप देखेंगे इस बात को हम आगे बढ़ाएं, एससीओ ही नहीं बल्कि बार बार चाइना
जो हमने शब्द पहले भी क्लास में प्रयोग किया था, चाइना बनाना चाहता है पैक्स सिनिका। दुनिया में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को किस तरीके से व्यक्त किया? पैक्स सिनिका। अच्छा, पैक्स है लैटिन शब्द, चाइना के लिए शिनो शब्द यूज होता है मंदारिन में। तो पैक्स सिनिका, तो पैक्स सिनिका का सीधा सा मतलब है, पैक्स का शाब्दिक मतलब है शांति, पीस इम्पोज्ड बाय चाइना। इसी तरीके से जहां भी पैक्स लगा, पैक्स अमेरिकाना, पीस इम्पोज्ड बाय अमेरिका, पैक्स सोवियतिका, पीस इम्पोज्ड बाय सोवियत यूनियन, पैक्स ब्रिटानिका, पीस इम्पोज्ड बाय ब्रिटेन। अब ये बड़ी विवाद का सवाल है कि जो महाशक्तियां होती हैं शांति स्थापित करती हैं या अपने हितों को आगे बढ़ाती हैं या प्रभुत्व को आगे बढ़ाती हैं, ये विचार का विषय है, इस पे मतभेद है। लेकिन हर महाशक्ति दावा करता है कि दुनिया की भलाई वो करेगा, वो शांति की स्थापना करेगा, और वो शांति की स्थापना करेगा, दुनिया की भलाई करेगा, अपने हितों की पूर्ति करेगा। इस पे सवाल उठते हैं, विवाद है। तो ये पैक्स सिनिका है, ये चीन का बढ़ता प्रभाव है। 6 देश आ गए, और आप याद रखिए इनका आतंकवाद के खिलाफ, निर्याती संघर्ष खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग आगे बढ़ा, सुरक्षा के मामले में नशीली दवाओं के अवैध तस्करी, इनके मामले में सहयोग होना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे ये संघाई सहयोग संगठन आर्थिक रूप में भी आगे बढ़ गया, और अब तो इस संघाई सहयोग संगठन के मंच पर बाकायदा सैन्य अभ्यास भी होते हैं, सुरक्षा, सैन्य और सामरिक सहयोग भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यानी एससीओ की नींव रखी गई। कुछ नकारात्मक कारणों से कि आतंकवाद खिलाफ, अलगाववाद खिलाफ, निर्याती संघर्ष खिलाफ, ये सारे देश एक दृष्टिकोण अपनाएंगे। अब याद रखिए, इसीलिए कहा भी जाता है कि जो भी थोड़ा सा आया महाशक्ति कोई है, इसे कहते हैं मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, बहुपक्षीय कूटनीति। इसे हम मल्टीलेटरल कहते हैं। क्यों? क्योंकि 6 देश हैं। एक देश होता है यूनिलेटरल, 2 होता बाइलेटरल, एक ध्रुवी, 2 पक्षी, बहुपक्षी। कि चाइना की मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है, और चाइना इस तरीके से अपने प्रभाव को इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है। अब सवाल है कि पहले एससीओ का निर्माण हुआ था नकारात्मक कारणों से, सकारात्मक कारण कैसे आया? आर्थिक सहयोग बढ़ने लगा, चीन को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। और इस बात को फिर रोड बेल्ट प्रोजेक्ट से आप जोड़ के देखिए, एक घटना दूसरे से अपने आप जुड़ेगी। तो रोड बेल्ट प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा पार्ट सेंट्रल एशिया है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं हुआ है। और अगर आपको याद होगा, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि पूरा ये जो इकोनॉमिक बेल्ट है वो मध्य एशिया से होकर पश्चिम एशिया, यूरोप आगे बढ़ रहा है। तो मध्य एशियाई देशों को फायदा हुआ ही। तो ये रोड बेल्ट प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, इसमें भारत की भूमिका कहाँ आती है? इसमें भारत भी शामिल हुआ। आज की डेट में भारत भी इसका सदस्य है। यद्यप आपको बता दें कि जब भी कोई संगठन बनता है तो उस संगठन में कुछ स्थायी राज्य होते हैं, परमानेंट स्टेट होते हैं, और कुछ ऑब्जर्वर स्टेटस। यानी जो सदस्य होते हैं वो सारा निर्णय करेंगे, डिसीजन करेंगे, कोई नीति के संबंध में फैसले लेंगे। और जो पर्यवेक्षक राज्य के दर्जा जिनको दिया जाता है, वो का मतलब है कि बैठक में शुरुआत और अंत में जो भागीदारी करते हैं उनका स्टेटस है ऑब्जर्वर स्टेटस, पर्यवेक्षक राज्य। इनमें पर्यवेक्षक राज्य भी हैं, अफगानिस्तान भी है, मंगोलिया भी है, ईरान भी है, लेकिन सदस्य यही है। और आज की डेट में इसमें 2 सदस्यों की वृद्धि हुई, उसमें है इंडिया और पाकिस्तान। अब इसमें 2 मेंबर और आ गए, भारत प्लस पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को और जोड़ लिया गया। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, एससीओ को कई लोग ऐसा मानते हैं कि आप देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अगर एससीओ का महत्व को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि आप ये बात ध्यान में रखिए कि कोल्ड वार की दुनिया रही नहीं, लेकिन कोल्ड वार की एक स्मृति, एक अतीत की घटना आज भी हमें याद है।
और वो है 1949 में बना नेटो। अब सवाल ये उठना स्वाभाविक है कि जब 1949 में नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, जब नाटो 1949 में बना था और इसका मूल उद्देश्य था साम्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना, और इसमें अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय राज्यों को लिया गया जो उदारवादी थे, पूंजीवादी थे, जो साम्यवाद विरोधी थे, और उसके खिलाफ जो संगठन था वारसा, सोवियत संघ ने बनवाया था। एक तरफ नेटो, दूसरी तरफ वारसा। तो ये बात ठीक है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद वारसा कहते परचखे उड़ गए, वारसा की धज्जियां उड़ गई, खत्म हो गया, मर गया, टोटे टोटे हो गया। लेकिन नेटो अभी तक बना हुआ है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि नेटो अभी तक बना हुआ है, तो नेटो का काम क्या है फिर? नेटो क्यों बना हुआ है भाई? सोवियत संघ तो रहा नहीं, साम्यवाद तो रहा नहीं। इसीलिए, और आप ध्यान दीजिए जिस तरीके से चाइना शक्तिशाली बनता जा रहा है, चीन के पास तो कैसा कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। अतीत बताता है कि जो महाशक्तियां प्रभावशाली बनती हैं, जो भी शक्ति प्रतिस्पर्धा में आप आगे बढ़ेंगे, तो अपोजिशन के जैसी आपकी स्थिति होनी चाहिए। तो अमेरिका के तो नेटो का नेता है, चीन ने कोई ऐसा सैनिक संगठन बनाया नहीं, तो कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नाना भाई SCO को ही चाइना एक सैन्य संगठन के रूप में बनाना चाहता है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि नेटो तो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सैन्य संगठन है, तो क्या SCO एक क्षेत्रीय सहयोग का संगठन है, आर्थिक सहयोग का संगठन है, या एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है? अब सैन्य गठबंधन का मतलब, नेटो का मतलब ये होता है, जब हम सैन्य गठबंधन की बात करते हैं, इसका मतलब है नेटो के सारे देश अपनी सेनाएं नेटो को देते हैं। हर देश में नेटो की सेनाएं तैनात हो सकती हैं, हर देश में उसके सैनिक अड्डे बन सकते हैं। क्या इस स्तर का सहयोग संघाई सहयोग संगठन के मंच पे हो रहा है? उत्तर है नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, नेटो तो SCO तो ईस्ट का एक तरीके से नेटो है, पूरब, यानी जो पूरब में स्थित देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उनका एक संगठन बन गया है। लेकिन ऐसा कहना अभी ठीक नहीं है कि ऐसा कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन लोग ये बात कहते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं इसके जवाब देने के लिए ये काम कर रहा है। और ये दिलचस्प मामला है। कई लोग मानते हैं कि आज की दुनिया, अगर 2020 की बात हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो निश्चित तौर पर कई बार ऐसा लगता है जिस तरीके से चीन का उभार हो रहा है, अब तो बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर अमेरिका जैसे एक पोल के पास नेटो है, तो चाइना के पास भी कोई दूसरा सैनिक संगठन तो होना चाहिए। लेकिन फिलहाल चाइना ने ये कार्य अभी तक नहीं किया है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, SCO के माध्यम से कर लिया है। लेकिन ये बात इसलिए ठीक नहीं है कि भाई भारत इसमें क्यों शामिल होगा, भारत क्यों शामिल होगा इसमें? अब ये है पूरा आपका SCO बना क्यों, किस परिप्रेक्ष्य में बना, और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब जरा हम देखें कि इंडिया का इसमें क्या इंटरेस्ट है, इंडिया SCO में क्यों जा रहा है, हमें क्या फ़ायदा होना है। तो अब जरा हम इंडिया के इस इंटरेस्ट को देखें, इंडिया और SCO। भारत और संघाई सहयोग इंडियन SCO, अगर हम इस बात को देखें कि इंडियन SCO का मतलब है कैसे भारत और संघाई सहयोग संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, संघाई सहयोग संगठन में भारत का शामिल होना कई मामलों महत्वपूर्ण है। उसमें नंबर एक बात आती है, नंबर एक बात यह है, ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच सहयोग की बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि समस्याएं साझी हैं। आतंकवाद, निर्याती संघर्ष, क्षेत्रीय सहयोग, ये तो हमारे लिए भी आवश्यक है। इसी संघाई सहयोग संगठन को देखा जाए तो ऐसा लगता है
चीन का उभार एशियाई उभार में बदला जा सकता है। इट्स नॉट राइज ऑफ चाइना, इट इज राइजिंग ऑफ एशिया। इसे हम एशिया के उभार बदल सकते हैं, एशिया के प्रभाव बदल सकते हैं। तो चीन के उभार से फिर सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, चीन से तो बड़े सहयोग की अपेक्षा है। दूसरी बात है, ये आपका जो बात देखने की बात है, आजकल इंडिया का मानना है, इंडिया ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है, नॉन अलाइनमेंट नहीं बल्कि मल्टी अलाइनमेंट। अभी हमारी क्या नीति है? मल्टी अलाइनमेंट। तो अब नॉन अलाइनमेंट के बजाय इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मल्टी अलाइनमेंट का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका के साथ हमारे सामरिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। भारत अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों का तो बड़ा महत्व हो गया है। तो भारत ने सोचा कि भारत अमेरिकी संबंध, जो भारत अमेरिका के बढ़ते संबंध, ऐसा न लगे कि भारत रसिया से दूर जा रहा है या चाइना के विरुद्ध जा रहा है। इसीलिए भारत ने इस पॉलिसी को, मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है, चूंकि मोदी के आने के बाद ये बाकायदा संकेत दिख ही रहा था कि भारत निश्चित तौर पर अमेरिका के बहुत निकट हो गया है, अमेरिका के सामरिक सहयोग से बहुत निकटता हो गई है। तो ये बात थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे रसिया या हम अपने परंपरागत मित्रों से दूर जा रहे हैं या चीन के अगेंस्ट जा रहे हैं। इस बात को थोड़ा मैं बैलेंस किया। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है भारत के लिए चीन का भी उतना ही महत्व है। एससीओ में शामिल हुए और भारत रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं करना चाहता, उतना ही महत्व देता है। और यह है मल्टी अलाइनमेंट कि सभी महाशक्तियों के साथ हम संबंध बनाए, सभी के साथ आगे बढ़ के रहें, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने एससीओ को ज्वाइन किया, इसलिए हमने शंघाई सहयोग संगठन को ज्वाइन किया। तीसरी बात, जो तीसरा मुद्दा है कि आखिर में हमारे इस संगठन के ज्वाइन करने का मतलब क्या है। वाकई आप देखिए 90s के बाद 91, चूँकि 91 में जब सेंट्रल एशिया के देश आए तो उस समय हमारी परिस्थिति थोड़ा प्रतिकूल थी, क्योंकि हमारी आर्थिक समस्याएं थी। इसलिए आप देखेंगे कि अगर विश्व के में उत्पन्न अवसर का सही लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी आंतरिक परिस्थितियां बेहतर होनी चाहिए, आपके आंतरिक वातावरण बेहतर होने चाहिए। और कहा जाता है इस समय हम आर्थिक रूप में तंगी के शिकार थे, अस्त व्यस्त थे, लेकिन धीरे धीरे हमने महसूस किया कि जो 5 मध्य एशियाई देश थे सोवियत संघ के भाग थे। सोवियत संघ हमारा परंपरागत मित्र था, इसीलिए ये मध्य एशियाई देश हमारे प्रति बड़े सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। इनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत पहले से थे। ताशकंद समझौता आपको याद होगा। तो मध्य एशियाई देशों के साथ हमारे बड़े परंपरागत संबंध थे। तो इन परंपरागत संबंधों को हम कैसे आर्थिक रूप में बदलें, कैसे वाणिज्यिक रूप में बदलें, 90 के बाद की चुनौती ये थी। और आपको याद होगा भाई, कोई नया क्षेत्र है, कोई पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहीं तो व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि हम तो सस्ती वस्तुओं के निर्यातक हैं। हमारा मूल काम क्या है? क्षमता निर्माण करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यानी प्रशिक्षण दे देना। तो हमारे लिए ऐसे देश बहुत ही अनुकूल होते हैं जो अपने आप में थोड़ा कम विकसित हैं। इसीलिए भारत ने बाकायदा कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति अपनाई है। भारत ने फिर कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी अपना ली। अब कनेक्ट हमने नाम ही इसलिए रखा क्योंकि अब देखेंगे सेंट्रल एशिया देश लैंडलॉक है, सेंट्रल एशिया देश लैंडलॉक है। और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः हम या तो ईरान का सहारा लेते हैं, अफगानिस्तान का। और चाबहार पोर्ट बनाने के पीछे ये भी एक पार्ट था कि न केवल अफगानिस्तान पहुंच सके बल्कि सेंट्रल एशिया ही पहुंच सके।
ईरान के साथ संबंध बेहतर करने का निश्चित तौर पर ये इरादा है कि हम सेंट्रल एशिया में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकें। तो कई बार ऐसा होता है कि मित्रता तो हमारी बहुत अच्छी है, किसी से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, इसीलिए लैंडलॉक होने के कारण सेंट्रल एशिया के इन देशों के लिए हमने नाम रखा कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। अब हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का नाम रख दिया। अब इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का परिणाम यह था, और ये भी याद दिला दें कि अफगानिस्तान में हमारे संबंध पहले से अच्छे थे। 2001 के बाद लगातार अफगानिस्तान के साथ संबंध बढ़े। तो आप देखेंगे अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया को आप एक होल मान के ही चलेंगे। सेंट्रल एशिया में आपका प्रभाव बढ़ेगा तो अफगानिस्तान प्रभाव रहेगा, अफगानिस्तान प्रभाव रहेगा, सेंट्रल एशिया में प्रभाव बना रहेगा। ये दोनों बिल्कुल निकट के क्षेत्र हैं और हमारे साथ इनके कोई द्विपक्षीय विवाद है भी नहीं। तो निश्चित तौर पर इन देशों के साथ हमने संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इसीलिए हम एससीओ के भागीदार बने। तो एससीओ के भागीदार का सीधा सा मतलब है कि अपने हितों को आगे बढ़ाना। अगर आप देखेंगे सेंट्रल एशिया में हमारे कौन कौन से इंटरेस्ट है, अब सेंट्रल एशिया के साथ व्यापारिक संबंध आगे बढ़ गए हैं। हमने 5 देशों में अपने दूतावास स्थापित कर दिए हैं, व्यापारिक संबंध है। और अब कहा तो जाता है, यद्यपि सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर इस बात को अनाउंस नहीं किया, हमारा पूरी दुनिया में कहीं पर विदेशों में सैनिक अड्डा अगर है, एक तो हम सैनिक अड्डा विदेशों में बनाते नहीं, लेकिन अगर कहीं सैनिक अड्डा है तो एकमात्र देश है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में हमारा सैनिक अड्डा है और ताजिकिस्तान को मैप को आप देखेंगे तो बिल्कुल पीओके के जस्ट ऊपर है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान के निकट है। तो ताजिकिस्तान का बड़ा ऊंचाई पर स्थित है, सामरिक महत्व है। इसका मतलब है इन देशों के साथ हमारे सामरिक समझौते भी हैं। इनका महत्व क्यों है? तेल गैस कारण। तुर्कमेनिस्तान के साथ मध्य एशिया, यद्यपि तुर्कमेनिस्तान एससीओ का पार्ट नहीं है, लेकिन ये दिखता है कि सेंट्रल एशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर सेंट्रल एशिया से चीन तेल और गैस ले सकता है तो हमें भी तो अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए पूर्णतः पश्चिम एशिया पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। आप याद रखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखने की है कि मित्रता में किसी भी एक व्यक्ति पर पूर्ण तौर पे निर्भर रहने की गलती न करिए। तो हम पश्चिम एशिया पे निर्भर क्यों रहे? आप देख ही रहे पश्चिम एशिया में ऐसे तनातनी होते हैं, झगड़ाए होते हैं। इसीलिए तुर्कमेनिस्तान के साथ हमने गैस पाइपलाइन का समझौता कर लिया। फिर सेंट्रल एशिया का महत्व है। कजाकिस्तान के साथ सिविल परमाणु का समझौता किया गया, फिर सेंट्रल एशिया का महत्व है। और एक अच्छी बात है सेंट्रल एशियाई देशों में कि 5 सेंट्रल एशियाई देश हैं, इनके साथ आपस के झगड़े न के बराबर हैं, इसलिए हम 5 के साथ समानांतर संबंध आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भी याद दिला दें, सेंट्रल एशिया की सुरक्षा चिंताएं हमारी साझी हैं। सेंट्रल एशिया में आतंकवाद, हम आतंकवाद के पुराने भुक्तभोगी हैं। अफगानिस्तान में स्थायित्व बनाए रखने के लिए भी सेंट्रल एशियाई देशों का सहारा लिया जा सकता है। इसीलिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं, हम वहाँ क्षमता निर्माण कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चीन जैसा पैसा तो हमारे पास नहीं है कि हम वहाँ बड़ी बड़ी आधारभूत संरचनाएं बना पाएं, लेकिन हम मानवीय क्षमता के विकास में बड़े योगदान दे रहे हैं। तो ताजिकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव है, अभी बिछी नहीं है, प्रस्ताव है। कजाकिस्तान के साथ सिविल परमाणु समझौता है। और बाकी ताजिकिस्तान में हमारा एक एयरबेस है। इसका मतलब है आतंकवाद सुरक्षा के मुद्दे पर हमारे अलग सहयोग चल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी इस सेंट्रल एशिया में भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को वाणिज्यिक, आर्थिक और सामरिक रूप में भी प्रभावी बनाया गया है। सामरिक रूप में भी प्रभावी बनाया गया है, ये अपने आप में ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सेंट्रल एशिया का महत्व है तो स्वाभाविक रूप में एससीओ के जुड़ना तार्किक सी बात है। ध्यान से अगर देखेंगे तो कई लोग एससीओ में भारत के जुड़ने की, कई लोग कहते हैं कि यदि भारत जुड़ गया तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें कौन सा इससे फ़ायदा होगा, बल्कि लोगों ने नकारात्मक रूप में बात कहनी शुरू कर दी कि देखिए अगर एससीओ से आप जुड़ते हैं, एससीओ का प्रभुत्व वाला राज्य है चाइना, और चाइना के बहुत मित्रतापूर्ण संबंध है पाकिस्तान के साथ।
तो चाइना तो हमेशा पाकिस्तान को फेवर करेगा, और इसीलिए एससीओ में भारत के लिए बहुत ही लिमिटेड स्पेस ही रहेगा। एससीओ में भारत के लिए शायद वो प्रभाव नहीं हो पाएगा जो सामान्यतः भारत अपेक्षा कर रहा है। लेकिन आप याद रखिए, हम बड़े देश हैं, भारत एक महाशक्ति है, तो हमारी पॉलिसी केवल चाइना सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। हमारी पॉलिसी का पार्ट है कि जहां से भी हमें फायदे मिले हम उसके साथ हों। और महाशक्ति होने का मतलब क्या होता है कि हमारे हित एक क्षेत्र विशेष में, हमारे हित दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। अगर हमारे हित दक्षिण एशिया तक सीमित हो जाएंगे फिर तो हम एक क्षेत्रीय शक्ति होंगे, महाशक्ति नहीं होंगे। अगर हमारे हितों का विस्तार वैश्विक है, इसका मतलब भारत महाशक्ति है, और हमारे हितों का विस्तार वैश्विक है, भारत महाशक्ति है। ऐसे संगठनों में शामिल होने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर हमने मान ही लिया कि चाइना पाकिस्तान का फेवर करेगा, तो एससीओ के बाकी 5 राज्यों के साथ तो हमारी कोई समस्या नहीं है। एससीओ के बाकी 5 राज्य तो हमारे साथ हैं। इसीलिए निश्चित तौर पर भारत ने एससीओ में अपनी सदस्यता दर्ज करा ली है। हम सेंट्रल एशिया की तरफ संबंध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि सेंट्रल एशिया किसी महत्व का कारण है कि भारत ने जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की कल्पना की है, भारत ने जो प्रस्ताव किया है, भारत ने सेंट्रल एशिया के इसी महत्व को देखते हुए जो प्रस्ताव किया है कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, इसका मतलब है ITCNS, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। और ये दिखता है, अब इसको आप रोड बेल्ट के विकल्प के रूप में मान सकते हैं, भारत की कनेक्टिविटी की नीति का विस्तार मान सकते हैं। इसका ही परिणाम है कि आप देखेंगे कि भारत किस तरीके से ईरान से होकर, नॉर्थ का मतलब है इधर ईरान, ईरान से होकर रसिया तक भारत सड़क संपर्क स्थापित कर रहा है। उसके बीच में है सेंट्रल एशिया। इसलिए एक बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है आईएएस में कि आगस्ताबाद समझौता, तो आगस्ताबाद समझौता हमने इसी कॉरिडोर को बनाने के लिए किया है, और रसिया से पहले से ही यूरोप वेल कनेक्टेड है। इसका मतलब है सेंट्रल एशिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल एशिया में प्रवेश करना चाहते हैं, और महाशक्ति होने के नाते हमने फिर कह दिया कि हमारे हितों का विस्तार केवल साउथ एशिया में नहीं है, वो साउथ ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है, या कुल मिला के अफ्रीका और यूरोप तक है। यही तो महाशक्ति होने का प्रमाण है। इसीलिए आज की डेट में भारत एससीओ का भाग है। अब हम देखेंगे भारत चीन संबंधों में अंतिम निष्कर्ष क्या दिया जाए कि हमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी ऑप्शंस हमारे पास किस प्रकार के हैं। उसके बाद भारत चीन संबंधों से थोड़ा प्रश्न भी देख लेंगे। और अगर हम पॉलिसी ऑप्शंस की बात करें तो हमने पहले बता दिया है कि चीन के प्रति हमारे संबंधों में एक निर्णायक बदलाव हो रहा है। हम चीन के प्रति संबंधों में एक निर्णायक परिवर्तन कर रहे हैं, और गालवान घाटी में होने वाली हिंसक झड़प के बाद ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप में देखा जा सकता है, या धीरे धीरे ये बात देखी जाएगी, क्योंकि 1988 से लेकर अभी तक सामान्यतः हमारा प्रयास ये रहा था कि चीन के साथ सहयोग किया जाए, क्योंकि वास्तविक रूप में सहयोग के क्षेत्र देखा जाए तो एससीओ है। भारत रूस चीन आपस में बैठकें करते हैं, इसे भारत रूस चीन त्रिकोण के रूप में जानते हैं, और WTO से लेकर पर्यावरण के तमाम मुद्दों पर ऐसा लगता है कि विकासशील देशों के नाते ये दोनों का ही साझा है, और अगर दोनों मिल जाएं तो निश्चित तौर पर एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, ऐसा दिखता था। इसी आधार पे हम लगातार चीन के साथ संबंध को आगे बढ़ा रहे थे और सीमा पर शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे।
और कहीं न कहीं इस बात को भी ध्यान में रख रहे थे कि शायद हम अमेरिका के साथ, जापान के साथ, बाकी देशों के साथ सामरिक संबंधों में वो गहराई उत्पन्न न करें जो चीन अपने खिलाफ माने। लेकिन अब वो समय आ गया है जब विदेश नीति में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और पहला मामला ये है, इसका मतलब है पहले तो भारत की आर्थिक और सैनिक ताकत को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात बहुत स्पष्ट हो गई है, चीन के प्रति कितने भी आप प्रेफरेंस आप देंगे, चीन को कितने भी आप कंसेशन देंगे, चीन किसी भी तरीके से अपनी आक्रामक नीति से बाज आने वाला नहीं है। इसीलिए चीन को खुश करने के बजाय अब हम अपने हितों पर थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये डिलेमा, यद्यपि मोदी सरकार के द्वारा ये संकेत दे दिया गया था कि अमेरिका के साथ हम सामरिक रूप में संबंध को लेकर आगे बढ़ेंगे, जापान के साथ सामरिक संबंधों को अच्छा किया जाएगा, क्वाड को हम प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि अब हम अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ, यूरोप जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध को लेकर आगे बढ़ें, जिनके साथ हमारे हित मिलते हैं और निश्चित तौर पर वो भारत के हितों की प्रति संवेदनशील भी दिखते हैं। चाइना जबकि भारत के बड़े बाजार का उपयोग करता है, चाइना चाहता है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध आगे बढ़ें, लेकिन जिस तरीके से डोकलाम में घटना हुई, जिस तरीके से गालवान में घटना हुई, ऐसा लगता है कि चीन के साथ शांति की पहल चीन को रणनीति अपनाता है जिससे वो केवल अपने समय लेना चाहता है, अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहता है, बार बार हमारी संप्रभुता पे दावे करेगा। इसलिए इस मुगालते में रहना अब ठीक नहीं होगा कि चीन के साथ आर्थिक व्यवसाय बढ़ने दीजिए, व्यापार बढ़ने दीजिए और सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। ऐसा दिखता नहीं। इसीलिए बल्कि वास्तविकता तो ये है कि गालवान घाटी में होने वाले संघर्ष के बाद आपने देखा होगा भारत में आर्थिक रूप में भी चीन विरोधी प्रवृत्तियां चल रही हैं। चीन के साथ होने वाले बड़े सारे समझौते रद्द किए गए हैं। इसका मतलब होता है इंगेजमेंट और कंटेनमेंट, जो दो समानांतर नीति थी, उसमें जो हमारी इंगेजमेंट की नीति थी वो लगता है बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। इसलिए भारत अब आवश्यकता है कि चीन के साथ अपने हितों को लेकर मुखर दृष्टिकोण अपनाए, अपनी सैन्य क्षमता को आगे बढ़ाए। हाँ, व्यापार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर कोई मामले सकारात्मक रूप में आगे बढ़ते हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाए। अन्यथा ये गलतफहमी रखने की आवश्यकता नहीं है कि चीन के साथ व्यापार बढ़ेगा तो चीन हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेगा। चीन के साथ सीमा पे तमाम समझौते किए गए हैं तो चीन का दृष्टिकोण हमारे प्रति बदल जाएगा, क्योंकि वो फिलीपींस और इंडोनेशिया के प्रति अगर अपना अप्रोच नहीं बदल रहा है, उसका दृष्टिकोण पाकिस्तान के प्रति किसी तरीके से परिवर्तित नहीं है। यानी, और अब सारांश अगर हम देखें, भारत चीन संबंधों के सारांश की बात अगर की जाए तो बड़ा दिलचस्प पहलू फिर सामने आता है। और सारांश का मसला ये है, अगर आप देखेंगे भारत चीन के बीच में आर्थिक रूप में संबंध, जब तक सीमा विवाद रहेगा, आक्रामक नीति रहेगी, आर्थिक संबंधों का बढ़ना मुश्किल है। अभी बात स्पष्ट होती जा रही है। इस फंडामेंटल रियलिटी को स्वीकार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात आप देखेंगे, अब हमें चाहे ताइवान का मुद्दा हो, हांगकांग का मुद्दा हो, उसमें हमें ज़्यादा मुखर नीति अपनाने की आवश्यकता है, बजाय कि हम चीन की संवेदनाओं को ध्यान में रखें। इसलिए आर्थिक रूप में चीन के साथ संबंध आगे बढ़ेंगे, उस बात पे गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है। सामरिक रूप में चीन के साथ कोई संबंध हमारा है नहीं, सामरिक रूप में हमारा कोई संबंध नहीं है। सैन्य संबंध फिलहाल चीन के साथ नहीं बन पाए हैं। इसीलिए आप देखेंगे राजनीतिक रूप में चीन के साथ संबंध न के बराबर हैं, क्योंकि चीन हमारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, NSG की सदस्यता, पाकिस्तान के आतंकवाद,
इन मुद्दों पर चीन हमारा समर्थन नहीं करता। तो बड़ा दिलचस्प पहलू है। अगर भारत चीन संबंधों का पूरा सारांश निकाला जाए, ऐसा लगता है आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे को छोड़ दीजिए तो बाकी भारत चीन के बीच मेल मिलाप के जो पॉइंट है वो भावनात्मक और वैचारिक ज़्यादा दिखते हैं। और भावनात्मक और वैचारिक क्यों? क्योंकि अभी तक जो चीन के समर्थक यही कहा करते थे कि दोनों विकासशील देश हैं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों साम्राज्यवाद से पीड़ित हैं, इसे दोनों के बीच सहयोग की तमाम आधार है। लेकिन इस भावनात्मक वैचारिक आधार के अगर इतर जाया जाए तो सामरिक रूप में, सैनिक रूप में चीन हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। राजनीतिक रूप में चीन हमारा विरोध कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में चीन के प्रति हमें भी एक महाशक्ति की भांति आक्रामक नीति अपनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, तो फिर आप क्या कहेंगे कि युद्ध कर लेने की आवश्यकता है? नहीं, हमेशा अपने हितों की रक्षा करिए और डिप्लोमेसी पहले लाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गालवान में अगर दोनों सेनाएं आमने सामने थी, उसके बावजूद भी डिप्लोमेटिक वार्ताएं चल रही थी। तो हमारा कहने का मतलब नहीं है कि युद्ध विकल्प होना चाहिए। युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होता है और इसीलिए चीन के प्रति अपनी कूटनीतिक पहल को आगे बढ़ाया जाए, सैन्य तैयारियों को बेहतर किया जाए और सबसे बड़ी बात है कि चीन और भारत के बीच में जो रक्षा का जो सैन्य गैप है उसको पूरा किया जाए। और सबसे बड़ा हमें आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ने की बात है। जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, मेक इंडिया कार्यक्रम कही है, इसको प्रभावी बनाने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। क्योंकि कोरोना वायरस के बाद आप देखेंगे चीन के रोड बेल्ट प्रोजेक्ट पर भी प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस के बाद चूंकि जहां जहां चीन के कर्मचारी जाएंगे, अधिकारी जाएंगे, उसको लोग सबकी निगाह से देख रहे हैं। और इस पूरे लंबे शटडाउन कारण जो जो चीन की परियोजनाएं चल रही थी वो भी रुकी पड़ी हुई हैं। और चीन की सकारात्मक व्यवहार को देखते हुए अमेरिका, जापान जैसे देशों ने जो चीन में निवेश किया है वो भी वैकल्पिक बाजार देख रहे हैं। वो वैकल्पिक बाजार साउथ ईस्ट एशिया में न जाए, वो हमारे यहाँ आ जाए। इसके लिए हमें दीर्घकालिक समग्र रणनीति पर विचार करना होगा, जिससे भारत की आर्थिक शक्ति को दिशा दी जा सके। क्योंकि सैनिक शक्ति राष्ट्र के हित के लिए बहुत आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इस वजह से हमारी सारांश की बात अगर देखा जाए तो चीन का सहयोग के एलिमेंट के बजाय बाद का एलिमेंट ज़्यादा दिखता है। तो आप क्या कहेंगे, चीन मित्र है? नहीं। प्राकृतिक मित्र है? सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टनर है, चीन पार्टनर है और वो पार्टनरशिप कहीं न कहीं दुश्मनी में बदलती हुई दिख रही है। यद्यपि वो हमारे तरफ से नहीं किया गया है, वो चीन की तरफ से किया गया है। और अगर चीन पार्टनरशिप को दुश्मनी में बदलना चाहता है तो हमें भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, और जो भविष्य में निश्चित तौर पर होगा। और हमें इस हिचकिचाहट को दूर करना पड़ेगा कि हम पश्चिमी देशों के साथ क्यों सामरिक रूप में निकट न जाएं, क्यों ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध मुख्य रूप में न बनाएं। क्योंकि चीन हमारे लिए एक वैचारिक चुनौती भी बनकर आ रहा है। चीन हमारे लिए आर्थिक चुनौती बन रहा है, वैचारिक चुनौती बन रहा है। इसलिए इस मामले में हमें समग्रता से सोचने की आवश्यकता है। तो ये हमारी नीति में फंडामेंटल चेंज होने को है। अब जरा देखें, और आपको ये भी याद दिला दें, हम चीन पर तब भी आएंगे जब रसिया आएंगे, जापान आएंगे, अमेरिका आएंगे, तो संबंध आपस में मिलते जुलते रहते हैं। फिलहाल द्विपक्षीय रूप में चीन और भारत की बात इतनी ही सही है। क्षेत्रीय संगठन जो आपके सिलेबस में लिखे गए हैं उनको हम संबंधों के साथ ही आपको बताते चलेंगे, जिससे उनको अलग से बताने की आवश्यकता न पड़े। अब जरा प्रश्न आप देख लीजिए कि चीन अब जरा प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल आप देखिए। अब अगर प्रीवियस ईयर के सवाल को आप देखेंगे तो सवाल ये नहीं है कि वही सवाल एकदम से आ जाएगा, लेकिन कम से कम आपको एक सॉल्व करने की प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी। और प्रीवियस ईयर के सवाल आप बार बार देखेंगे तो आपको एक पता चल जाएगा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कैसी है।
और प्रवृत्ति ऐसी है, सूचनात्मक नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति संकल्पनात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है। अब जरा देखिए, और कई बार क्या होता है, एग्जामिनर भाषा में उलझा देता है। प्रश्न होता है बड़ा सामान्य, वो भाषा में उलझा देता है। जैसे आप देखें, पहला प्रश्न एक बार पूछा गया है 2017 में कि चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार विशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस कथन के प्रकाश में पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा करिए। तो पहले प्रश्न एक बार पढ़ना चाहिए, 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए। ये बात मैंने पहले बता दी है। प्रश्न सूचनात्मक नहीं पूछे जाते, एग्जामिनर प्रश्न सीधा नहीं पूछेगा। यानी कुल मिला के एग्जामिनर पूछना चाहता है रोड बेल्ट प्रोजेक्ट, उसने नाम नहीं लिया उसका। हमने रोड बेल्ट प्रोजेक्ट पढ़ा, उसे नाम नहीं लिया। जब अगर हम यूपी पीसीएस के मेंस के एग्जाम को देखा जाए तो उसमें तो एग्जामिनर ने सीधे ही पूछ दिया था रोड बेल्ट प्रोजेक्ट और भारत पर उसका प्रभाव बताइए। सीधा पूछ दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। आईएएस में सामान्य प्रवृत्ति होती है कि प्रश्न थोड़ा विश्लेषणात्मक, संकल्पनात्मक पूछा जाता है। तो चीन अपने आर्थिक संबंध और सकारात्मक व्यापार विशेष को, इसका सीधा सा मतलब है कि चीन कैसे अपने व्यापार तकनीक का प्रयोग करते हुए सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है, कैसे चीन की सॉफ्ट पावर का प्रभाव सैनिक शक्ति में हो रहा है। तो आप कैसे पॉइंट लिखेंगे, फिर वही शुरुआत आप कर देंगे। अगर इंट्रोडक्शन एक लाइन में लिखना हो तो हमने पहले बताया स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा। बस 4-5 की पॉइंट आप निकाल लीजिए। कोई भी प्रश्न आपको लिखना हो तो आपके पास बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि आपको शब्द सीमा में लिखना है। तो आप शुरुआत ही कर सकते हैं कि चीन और भारत एशिया की 2 महाशक्तियां हैं, पड़ोसी भी हैं, और चीन रोड बेल्ट योजना के माध्यम से विश्व के ज़्यादातर देशों को, विकासशील देशों को बड़ी मात्रा में तकनीक और आर्थिक सहायता दे रहा है। और बीच बीच में कुछ आंकड़े भी जरूर लिखिए, जैसे कि सी पैक का एग्जाम्पल दे दिया कि $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है, क्योंकि कुछ तथ्य और आंकड़े नहीं लाएंगे तो उत्तर बड़ा हवाई दिखेगा, एग्जामिनर उससे इंप्रेस नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि कैसे सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है। तो दूसरा प्रश्न की एक की पार्ट को पकड़िए और हर पार्ट के बारे में 2-3 पॉइंट अब लिख दीजिए। तो सैनिक शक्ति रूप में से कैसे बढ़ा रहा है, ग्वादर पत्तन का विकास, कोको आइलैंड में नेवल बेस का विकास, जिबूती में सैनिक अड्डे का विकास, पाकिस्तान को सैनिक सहायता, बांग्लादेश को देने वाली सबसे बड़ी सैनिक रूप में विकास कर रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, आर्थिक से। दूसरे पार्ट पर आए क्या आएंगे, सैनिक। अब तीसरा पार्ट उत्तर का है, पड़ोसी के रूप में भारत पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। बात ध्यान देने की है, पड़ोसी के रूप में भारत पर प्रभाव की चर्चा करिए। यानी प्रश्न का 3 पार्ट हो गया, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कई बार हम गलतियां ये करते हैं, हड़बड़ी में प्रश्न पढ़ जाते हैं और कुछ भी आ गया और हम सब वही कहानी लिखना शुरू कर देते हैं जो जानते हैं। ये फिर गलती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसमें 3-3 हर पार्ट का आंसर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास एक मॉडल उत्तर होता है और वो हर पार्ट के लिए, अगर प्रश्न के 3 पार्ट है और आपने एक ही पार्ट से आंसर दे दिया तो 1/3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो तीसरा पार्ट फिर हो गया कि भारत के साथ प्रभाव की चर्चा कीजिए। अब भारत के साथ प्रभाव क्या पड़ेगा, निश्चित तौर पर चीन का आर्थिक अगर प्रभाव बढ़ रहा है तो भारत पर प्रभाव निश्चित तौर पर कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आर्थिक सहायता देकर चीन श्रीलंका को अपने बस में कर ले रहा है, आर्थिक सहायता देकर नेपाल को प्रभावित कर ले रहा है, आर्थिक सहायता लेकर मालदीव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब है पड़ोसी के रूप में भारत का दक्षिण एशिया में भी प्रभाव कम हो रहा है। अब जरा सोच के देखिए, पड़ोस में ही हमारा प्रभाव कम होता जा रहा है। और अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं गांव का दबंग आदमी हूं, महाशक्ति का मतलब दबंग, अब पता चला पड़ोसी भी आपकी बात नहीं मानता, तो फिर तो हम आपको दबंग मानने से रहे। इसलिए चीन का ये बढ़ता प्रभाव भारत की भूमिका को कम कर रहा है, दक्षिण एशिया में इसे सीमित कर रहा है। तो ये तो प्रभाव सीधा नकारात्मक है। दूसरी बात,
अगर जिबूती में सैनिक अड्डा बन गया, जिबूती में सैनिक अड्डा बन गया, अगर म्यांमार में सैनिक अड्डा बनेगा, ग्वादर में सैनिक अड्डा बनेगा, तो हिंद महासागर में भी भारत का प्रभाव नकारात्मक है और निश्चित तौर पर समुद्री शक्ति भी भारत की प्रभावित होगी, बल्कि भारत के विरोधी राज्य मजबूत हो रहे हैं। इसे देखा जाए फिलहाल तो भारत पर प्रभाव नकारात्मक ही दिखता है, और ख़ास तौर पर। लेकिन अब उत्तर ख़त्म कैसे करेंगे, निष्कर्ष कैसे देंगे? अभी तक हमने जो चीन का प्रभाव देखा, भारत पर प्रभाव देखा, लेकिन अब आपके कहेंगे भाई अगर हमारे सामने समस्या है, चीन का उभार समस्या है, लेकिन चीन का उभार फिलहाल हमारे लिए अवसर कम, खतरा ज़्यादा है। एक हमको लगता था चीन का उभार अवसर होगा, अवसर होगा, वो तो कम दिख रहा है, खतरा ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए निष्कर्ष आप कैसे देंगे कि हम करें क्या? भाई आपके सामने खतरे होते हैं, 2-3 निष्कर्ष आते हैं। पहला, चलो भाग लेते हैं, दुनिया बड़ी बेकार है, न कोई हमारा, न हम किसी के, न कोई हमारा, हमने देखा बड़ा नज़ारा। तो पहला ये भाव आता है, चलो यार भाग ही लेते हैं। दूसरा, कई बार लोग कहते पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम ही भूल गया कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। शुतुरमुर्गी रिएक्शन है, एक आंधी आए और सर अपना बालू में धंसा लीजिए। तो देश के पास ये विकल्प नहीं होते। तो विकल्प क्या है? उसका विकल्प आपको लाना पड़ेगा, और इसीलिए आप देखेंगे भारत उसका विकल्प कैसे ला रहा है। मैं पहले आपको बता रखा है, कनेक्टिविटी के रूप में। विकल्प कैसे ला रहा है? चाबहार पत्तन के रूप में। विकल्प कैसे ला रहा है? पड़ोसियों को आर्थिक सहायता देकर। विकल्प कैसे ला रहा है? भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करके। तो ये सारे हमारे विकल्प हैं। और विकल्प कैसे ला रहा है? अमेरिका जापान के साथ सामरिक संबंधों को प्रभावी बनाकर। क्योंकि याद रखिए, चीन के साथ हमारी क्षमता कमजोर है, और सामरिक दृष्टि कहती है अगर आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ लड़ने जा रहे हैं तो आप उससे भी शक्तिशाली व्यक्ति को साथ में रखिए, आपकी लड़ाई आसान बनेगी। तो ये हमारे विकल्प है। यानी हर चीज के पीछे 3-3, 4-4 पॉइंट आप लिख दिए अपने। और स्वाभाविक रूप में हम पहले आपको बता रखा, IR में आपके पास विषय वस्तु ज्यादा होती है, प्रॉब्लम लिखने की होती है, तो हर चीज तो आप लिख नहीं पाएंगे। बस ये देखिए कि 100-150 शब्दों में कैसे बेसिक बातें लिख दे, और हर पार्ट का जवाब दे दीजिए। और हमेशा उत्तर, हमेशा निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक लिखे। तमाम समस्याएं हैं, आशावादी रहिए, क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट के रूप में इसीलिए लिया जा रहा है कि दुनिया में, हमारे जीवन में समस्या है, राष्ट्र के सामने समस्या है। और एक अच्छा व्यक्ति होता है जो समस्याओं में भी सकारात्मक रहे, समस्याओं के समाधान की तरफ जाए, न कि हम ये बता दें कि ना ना भाई तो बड़ी समस्या है, कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में नकारात्मक दृष्टिकोण है। जब दूसरे प्रश्न पर आइए। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कई बार कुछ प्रश्न, जब आप मेंस के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रश्न होते हैं संकल्पनात्मक। संकल्पनात्मक का मतलब है जिनका महत्व भारत चीन संबंधों में हमेशा बना रहेगा। वो घटनाओं के बदलने से आज भी, कल भी, परसों भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन दूसरे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि घटनाक्रम के आधार पर होते हैं। अब घटनाक्रम के आधार पर कैसे? अब ये देखेंगे, ये 2014 का सवाल है, और पूछा इसलिए गया था क्योंकि नव विकास बैंक या ब्रिक्स विकास बैंक 2014 में इसी साल बना था। तो ये सवाल पूछ लिया गया। दोबारा ये सवाल पूछा जाएगा, उसमें थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि इसमें पूछा गया है कि नव विकास बैंक और एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक का संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों बैंक की भूमिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगी, भारत के लिए इन दोनों बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करिए। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब, अगर हम बेसिक बात याद दिला दें तो इनके, क्योंकि घटना पर आधारित सवाल है। घटना का मतलब है कि अब एक कोरोना घटना है। अब कोरोना पर आधारित सवाल हमेशा तो नहीं होगा, एक साल होगा, ऐसा तो नहीं 10-20 साल कोरोना बना रहेगा। ये घटना पर आधारित सवाल है। अब मान लीजिए कि नव विकास बैंक और एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक की भूमिकाएं क्या है? तो भूमिका देखिए, एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक चीन केंद्रित बैंक है, जो आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। सब नव विकास बैंक और सब बहुत सारी बातें आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। जबकि नव विकास बैंक
विकासशील देशों का बैंक है। नव विकास बैंक का मूल उद्देश्य किस तरीके से विकासशील देशों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए, और इस मामले में एशियाई आधारभूत संरचना निवेश का बैंक भी एक ही जैसा है। यानी दोनों में एक समानता है कि दोनों आधारभूत संरचना के विकास के लिए है, लेकिन एक है जिसमें कि सभी विकासशील देशों की, भारत, चाइना, रसिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इनकी साझेदारी है। दूसरे में चीन की सबसे बड़ी भूमिका है। ये बेसिक फर्क है। बाकी आधारभूत संरचना का विकास, सतत विकास परियोजनाओं का निर्माण, ये दोनों के साझे उद्देश्य हैं। अब दूसरी बात है, तो भारत के लिए दोनों बैंकों की रणनीतिक महत्व पर चर्चा करिए। तो सवाल ये है, विकासशील देशों का बैंक है तो अच्छी बात है, आधारभूत संरचना के विकास के लिए है तो सारे ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRICS, तो सारे विकासशील देशों में ब्रिक्स की आधारभूत संरचनाएं सबसे कमजोर हैं भारत में, तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। दूसरा है, ये मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है। तीसरा है, चीन के साथ संबंध अच्छा होगा, चीन के साथ संबंध अच्छा होगा। लेकिन इतने हमने पॉइंट जो बताए उससे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स और AIIB की भूमिका एक तरीके से सकारात्मक है। लेकिन अब उसको अगर आज की डेट में उसके संदर्भ को पूछा जाए तो आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे बात प्रमाणित होती जा रही है कि चाइना के आर्थिक सहयोग के एवज में चाइना हमारे प्रति सकारात्मक व्यवहार नहीं कर रहा है। सीमा के मुद्दे पर, हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के मुद्दे पर चीन के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं है। उसका व्यवहार अभी भी आक्रामक बना हुआ है और वो कायम है। इसीलिए ये घटनाएं चीन को जितना फायदा दे रही हैं, भारत को फायदा पहुंचाएंगी, इस बारे में संदेह है। अगर आज के संदर्भ में लिखा जाए तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। शायद 2014 में हम सकारात्मक ही लिखते, लेकिन अब देखिए लगातार चीन हमारी सीमाओं में हस्तक्षेप करता चला जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखें। 2014 में पूछा गया है, दक्षिण चीन सागर में समुद्री भूभागीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौवहन परिवहन की और उसके ऊपर उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता के पुष्ट करते हैं। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा करिए। इस प्रश्न को देखते हुए बड़ा अच्छा सेंटेंस आपको याद दिला दे। कई बार भारत और चीन के सीमा विवाद के संबंध में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया जाता है, और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये है, कई लोग ये कहते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हल हुए बिना संबंध सामान्य नहीं हो सकते, लेकिन सीमा विवाद का हल होना संबंधों को सामान्य बनाने की गारंटी नहीं है। ये प्रश्न में फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं भूमिका में। इसका मतलब है कि आप कैसे, अगर हम फिर आपको याद दिलाते कैसे आप चीज़ों को फिर हम रिपीट कर दें। विचारक कहते हैं कि भारत चीन के बीच अच्छा संबंध आप तब तक नहीं बना सकते जब तक सीमा विवाद को हल न करिए, लेकिन सीमा विवाद हल कर देना भारत चीन के बीच संबंध बेहतर करने गारंटी नहीं है। ये बात दक्षिण चीन सागर के विवाद के संबंध में समझ में आती है। अब बताइए, दक्षिण चीन सागर में तो हम नहीं हैं, हमारा चीन के साथ सीमा विवाद नहीं है, तो दक्षिण चीन सागर में भारत और चीन के बीच जो अप्रोच में फर्क है वो शक्ति संघर्ष के कारण ही तो है। ये बात फिर प्रमाणित करती है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष का मूल मुद्दा शक्तियों का टकराव है। एक खली है, दूसरा महाबली है, वो दोनों किसी से एक दूसरे कम नहीं समझते, तो आपस में टकराव हो रहे हैं। अब अगर इस बात को संदर्भ प्रश्न को दक्षिण चीन सागर के मामले में समुद्री विवाद और बढ़ता तनाव समस्त क्षेत्र में नौवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता, हमने पहले आपको बताया सी कम्युनिकेशन लेन्स, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, आपको याद होगा हमने पहले भी चीजें बता रखी हैं। और आप भूमिका कैसे शुरू कर देंगे,
भारत, और यहीं से आप शुरू कर देंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तक ही मामला नहीं है, बल्कि भारत और चीन के बीच अनेक बहुपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मतभेद जग जाहिर है। इसमें दक्षिण चीन सागर का विवाद है। इतनी भूमिका आपकी शुरू हो गई। अब आपने क्या लिखा कि सी कम्युनिकेशन लेंस यानी समुद्री संचार मार्ग को बाधित करना ये नियम आधारित विश्व का विरोध है। समुद्री संचार मार्ग को बाधित करना ये संयुक्त राष्ट्र संघ के समुद्री कानूनों का उल्लंघन है। समुद्री संचार मार्ग को बाधित करना ये अपने आप में शांति के खिलाफ है, और भारत का मानना है कि इस दक्षिण चीन सागर के विवाद का समाधान बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय विधि से होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको याद दिला दें, ये पूरा विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में ये कह दिया है कि चीन की 9 डैश लाइन, ये जो दावा है वो ठीक नहीं है। इसलिए चीन की 9 डैश लाइन के बजाय समुद्री अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून से इस विवाद का हल किया जाए। और दूसरी बात है ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता। जिस तरीके से समुद्र में संप्रभुता होती है, ठीक ऊपर, अब मान लीजिए कि हमारे एयरक्राफ्ट भारत के ऊपर, भारत की सीमा में जैसे ही कोई विमान इंटर कर रहा है, समुद्री कानून तो समुद्र में लगता है कि हमारी संप्रभुता के क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील के भीतर अगर कोई जहाज आया तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही अगर ऊपरी उड़ान का मतलब होता है कोई भी जहाज जो हमारे भूभाग में आता है, पहले हमारे यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से वो परमिशन लेगा। जब हमारा एटीसी या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को परमिशन देगा तब हमारे क्षेत्र में आएगा वो, यानी बिना हमारे एटीसी के परमिशन के कोई एरोप्लेन हमारे भूभाग में नहीं आ सकता। और अभी चीन ने क्या किया, चीन ने पहली बार क्या किया कि एक आइलैंड में एटीसी, आइलैंड में एयर आइडेंटिफिकेशन जोन लगा दिया। एयर आइडेंटिफिकेशन जोन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारे भूभाग में एरोप्लेन आएगा तो पहले हमारी परमिशन लेगा, फिर अंदर आएगा। लेकिन किसी आइलैंड में, किसी निर्जन द्वीप पर आज तक कोई राज्य एयर आइडेंटिफिकेशन जोन नहीं लगाता, क्योंकि निर्जन द्वीप पे विमानों की आवाजाही रोकने क्या मतलब है। लेकिन सेंकाकू द्वीप के मुद्दे पर चीन ने ऐसा भी किया था कि एयर आइडेंटिफिकेशन जोन का प्रयोग उसने कर दिया था। और एयर आइडेंटिफिकेशन जोन का वही मतलब है जो हमने आपको बताया कि कोई भी विमान किसी भी राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पहले उस राज्य की अनुमति लेगा, उसे पूछा जाएगा आप कहाँ जा रहे हो, क्यों आप जा रहे हो, चाहे हमारे यहाँ लैंड करे या न लैंड करे, अगर हमारे एयर स्पेस का प्रयोग कर रहा है तो हम उससे जानकारी लेंगे। तो ये है इसका मतलब। अब फिर वही बात आ गई, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करिए। तो सीधी सी बात है, दक्षिण चीन सागर विवाद ये बताता है कि भारत और चीन के बीच में अविश्वास अभी भी ज़्यादा है। दक्षिण चीन सागर के बीच ये बताता है कि दोनों के बीच में शक्ति संतुलन बना हुआ है, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो भारत वियतनाम का समर्थन क्यों न करे। दक्षिण चीन सागर विवाद ये बताता है कि अगर चीन का हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो भारत अपना प्रभाव दक्षिण चीन सागर में क्यों न बनाए। और दक्षिण चीन सागर विवाद ये बताता है कि भारत, अगर चीन का व्यवहार हमारे प्रति आक्रामक है तो हम अमेरिका, जापान जैसे मित्र देशों का समर्थन क्यों न लें। फिर वही बात घूम फिर कर आ गई। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि आईआर के उत्तर लिखने में आप देखें पॉइंट सारे वही आप घूम फिर के आ जाएंगे, और हर में एकदम की एकदम साइंस जैसा उत्तर लिखिए। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं, एकदम से पॉइंट से साइंस जैसा उत्तर लिखिए। शब्द सीमा अपने आप आपको नियंत्रित रहेगी। और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन भारत चीन में सारे मुद्दे तो वही हैं, घूम फिर के सारा मुद्दा वही आएगा। इसलिए आईआर का उत्तर लिखना ज़्यादा आसान होता है। इसमें घटनाएं भाई भारत चीन के संबंध में कुल मिला के जो इशू हमने बता दिया आपको, कोई भी उत्तर लिखेंगे एक घटना का संबंध दूसरे से होता ही है,
कुल मिला के वही लिखना है, झगड़ा 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 और सहयोग, निष्कर्ष। अब दूसरी देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमने, और आप ध्यान से देखेंगे अगर इन सारे प्रश्नों को हम हल कर लें तो देखेंगे भारत चीन संबंधों के सारे डायमेंशन को हम एक बार फिर से आपको बता दिया, हमने फिर से रिपीट कर दिया, समराइज कर दिया। और जितने भी सवाल पूछे जाएंगे भाई डायमेंशन तो यही होगा, शब्द ही तो नहीं आएगा, घटना नहीं आएगी, डायमेंशन आयाम तो यही होगा। अब जैसे देखेंगे कि चीन के भारत के बृहत्तर व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में आविर्भाव ने बाकी सीमा समस्या के निपटारे को प्रतिकूलता प्रभावित किया है। सीधा सामने बताया है कि चीन के साथ व्यापार बढ़ रहा है 1988 से लेकर अभी तक। चीन के साथ व्यापार बढ़ा, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करना सीखिए, बस लिखते समय अखबारू भाषा एकदम ना आ जाए। तो महाशक्ति, शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय शक्ति, ऐसा लगे कि आईआर के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं। यही बात लिखने में इसी से एग्जामिनर आप इम्प्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये बता देंगे कि भारत और चीन के बीच में व्यापार खूब आगे बढ़ा और आज की डेट में चाइना हमारा दूसरा बड़ा व्यापारिक सहयोगी हो गया है। लेकिन चीन के साथ बढ़ते व्यापार ने सीमा विवाद को सकारात्मक रूप में प्रभाव दिखाया है, नकारात्मक? उत्तर है नकारात्मक। यानी जैसे जैसे सीमा विवाद बढ़ता चला गया, जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीन शक्तिशाली हो रहा है, वैसे ही सीमा विवाद के प्रति उसकी नीतियां भी आक्रामक हो रही हैं। इसीलिए अब गालबान तक आप पहुंचाएंगे, इसीलिए चीन के प्रति हमें अपनी नीति में पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। और अब हम सामरिक हितों को इसलिए प्राथमिकता दे रहे हैं, और सामरिक हितों को प्राथमिकता देकर ये संकेत दे दिया गया है कि जब तक चीन राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता पे हमला करेगा तब तक उसके साथ शायद व्यापारिक संबंध प्रभावी नहीं हो पाएगा। फिर वही बात आ गई जो हमने कितनी बार रिपीट किया है। अब एक प्रश्न आप देखें 2011 का है, यहां मुक्ता माला यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। अब फिर वही बात है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के सुरक्षात्मक और रणनीतिक निहितार्थों का आलोचना। जो हमने रोड बेल्ट के परिणाम बताए थे वही तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के परिणाम होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति को ही मुक्ता माला, हिंदी में से मुक्ता माला कहते हैं, मोतियों की माला, मुक्ता माला की नीति को ही एग्जामिनर चीन ने बदल कर किस रूप में पेश कर दिया, रोड बेल्ट योजना, मैरीटाइम समुद्री सिल्क योजना। तो भारत पर क्या परिणाम आएगा? सामरिक, आर्थिक, दो परिणाम आएंगे। भारत पे क्या सामरिक, फिर वही बात है जो हमने पहले बता दी है कि ग्वादर पत्तन, जिबूती पत्तन, हिंद महासागर में भारत का प्रभाव कम, पड़ोसियों पर चीन का बढ़ता प्रभाव। सामरिक, आर्थिक रूप में स्वाभाविक रूप में व्यापार घाटे में जा रहे हैं, चीन का प्रभाव बढ़ेगा, सीमा विवाद भी बढ़ रहा है, संप्रभुता, तो हर चीज नकारात्मक हो रही है। प्रभाव वही बात फिर हम रिपीट करेंगे। यानी प्रश्न केवल लैंग्वेज बदला हुआ है, सारी चीजें अपने आप में रिपीटेड है, वही प्रश्न है। फिर आप देखेंगे चीन के साथ संयुक्त, अभी अभी घटना पे आधारित सवाल है, संयुक्त आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिए भारत के प्रयासों की प्रगति का अनुरेखण कीजिए, हाल पर जिंगजियांग हिंसा की क्या संभव निहितार्थ हो सकते हैं। बात ध्यान में रखिए, आतंकवाद यानी पहले शुरू कैसे करेंगे, आतंकवाद पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत का कश्मीर और चीन का सिंकियांग आतंकवादी हिंसा से पीड़ित है और दोनों पड़ोसी सहयोग करके इसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन आतंकवाद, अच्छा आतंकवाद के मामले में हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भी हुआ था, लेकिन आतंकवाद के मामले में भारत चीन सहयोग की बड़ी सीमाएं हैं, क्योंकि भारत के हिसाब से आतंकवाद आगे बढ़ाने वाला सबसे मुख्य राज्य हमारा पड़ोसी चिंटू पाकिस्तान है, और वही अमेरिका का, चीन का मूल दोस्त है। इसलिए आपने देखा होगा मसूद अजहर के मामले में चीन ने लगातार आनाकानी की,
जब भी पाकिस्तान किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन आतंकवादी संगठन या आतंकवादी व्यक्ति घोषित किया जाता है तो चीन उसमें हमारा साथ नहीं देता। चीन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। इस वजह से भारत चीन के बीच में आतंकवाद के क्षेत्र में सहयोग की अपनी आप में समस्याएं हैं। इसलिए हमने कहा कि खतरे तो साझे हैं, और ये क्यों नहीं हो पा रहा है आतंकवाद के मुद्दे पे सहयोग? फिर वही बात, अविश्वास, सीमा विवाद। जब तक सीमा विवाद हल नहीं होगा, और दोनों के बीच अविश्वास बहुत ज़्यादा है, युद्ध भी हो चुके हैं, इसी अविश्वास कारण तो अपने आप में सीमाओं पे तनातनी होती है। इसीलिए आप देखेंगे, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों के अप्रोच अलग अलग हैं, दोनों खतरे अलग अलग हैं, तो फिर भारत चीन के बीच सहयोग तो हो नहीं पाता। और फिर लास्ट बार, भारत चीन के बीच अधिक आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का मूल्यांकन करिए। अब ये प्रश्न इस समय आज में रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि गालवान घाटी के मुद्दे के बाद तो ये प्रश्न का महत्व ही बदल गया है। अभी तो अधिक आर्थिक सहयोग की प्रगति का मूल्यांकन तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आर्थिक सहयोग से हम व्यापार घाटे में जा रहे हैं। आर्थिक सहयोग से भारत चीन पर डिपेंडेंट बनता चला गया। आर्थिक सहयोग का परिणाम यह हुआ कि सीमा के मुद्दे पर उसका दृष्टिकोण आक्रामक बना रहा। आर्थिक सहयोग, इसलिए अब हमने क्या सोचा है कि आर्थिक सहयोग को पीछे किया जाए, पहले चीन की सामरिक रणनीति का मुकाबला सामरिक रूप में ही दिया जाए। इसलिए जो चीन का एशियाई सपना बनाने का विचार था वो सैद्धांतिक ज़्यादा है, व्यवहारिक रूप में वो पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में अपना ही प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। ये तमाम किस्म के प्रश्न हो गए। अब मान लीजिए कि एक दो प्रश्न आपको हम ऐसे बता देते। मान लीजिए कोई पूछा जाए कि कई बार एग्जामिनर शब्द बदल देता है, जैसे चीन इंडिया, चाइना इंडिया के बीच सहयोग का क्या विचार है। अब मान लीजिए कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या भारत को WHO को ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में ताइवान का समर्थन करना चाहिए। इसका फिर वही मतलब है, यहाँ ताइवान को लेकर भारत की परिवर्तित नीति को पूछ रहा है एग्जामिनर, जो हमने लास्ट टाइम आपको बता दिया। क्यों हमें चीन के प्रति अपनी नीतियाँ परिवर्तित करना चाहिए, क्यों हमें वन चाइना पॉलिसी के मुद्दे पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। तो एग्जामिनर क्या होता है, लेटेस्ट घटनाओं को लेकर सवाल पूछता है, लेकिन उत्तर बड़ा सैद्धांतिक किस्म का होता है। अगर मान लीजिए कल एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि गालवान घाटी के बाद भारत और चीन के संबंधों के भविष्य का आकलन करिए, तो फिर वही बात आप कर देंगे कि किस तरीके से 1988 के बाद अभी आप जो हम दो पक्षों पर पॉलिसी लेके आगे बढ़ते रहे हैं उसको हमने चेंज करने की रणनीति अपना ली है। फिर वही आप रिपीट करेंगे। यानी जो वर्तमान घटना को लेकर सवाल पूछा जाता है, लेकिन उत्तर उसका अलग नहीं होगा। उत्तर हमेशा संकल्पनात्मक होता है, घटनाक्रम के आधार पे नहीं होता। और उत्तर कैसे होता है, राष्ट्रीय हितों का टकराव, पावर पॉलिटिक्स, अविश्वास, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, महाशक्तियाँ। अब कई बार एग्जामिनर भारी भरकम शब्दावली बना देता है, जैसे कि क्या आपको लगता है कि गालवान घाटी के बाद होने वाली इस पूरी हिंसा के बाद अब भारत को लोकतांत्रिक देशों गठबंधन क्वाड पर अधिक विश्वास करना चाहिए, जिससे हम चीन का मुकाबला कर सकें। इन प्रश्नों को बड़ा बना दिया गया, बात वही लिखनी है फिर। तो भारत चीन संबंध फिलहाल यहीं तक।